शैलजा का एक ही बेटा था जिसका नाम था विकी। शैलजा और अजय के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। शैलजा चाहती थी कि वो अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कराए जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, साथ ही उसके माता पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति भी हो, ताकि आने वाले समय में माता पिता की सारी संपत्ति बेटी और दामाद को मिले और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। क्योंकि शैलजा और अजय अपना माइंड सेट कर चुके थे, इसलिए बेटे के लिए आते सारे अच्छे रिश्तों को वो एक के बाद एक रिजेक्ट करते जा रहे थे। अरे बहन जी, आपको आज तक कम से कम 10 लड़कियां दिखा दी मैंने, सब एक से बढ़कर एक थी, लेकिन आप तो लड़की की फोटो देखकर ही शादी के लिए मना कर देती हो। अरे कौन सा रंगीना ढूंढ रही हैं आप अपने विक्की के लिए? अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए तो बताइए भाई, ऐसे तो मुझे आपकी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाने में सालों लग जाएंगे। अरे चलो जी, इनके पास की नहीं है हमारे बेटे के लिए लड़की बता पाना। मैं पम्मी बहन जी से बात करके देखती हूँ। कुछ दिन बाद, बहन जी, जैसी आपने बताई थी बिल्कुल वैसी लड़की मिली है। माँ बाप की इकलौती संतान है और सबसे बड़ी बात, ग्रेटर कैलाश में करोड़ों की कोठी है उनकी। अगर आपके बेटे का रिश्ता उनके यहाँ हो जाए ना, तो समझ लो लाइफ सेट है आपके बेटे की। अरे पम्मी जी, रिश्ता पक्का करना ना करना वो तो हमारे हाथ में है, बस आप देखते जाओ, रिश्ता तो हमारा वहीं पक्का होगा। लड़की वालों के यहाँ, भाई साहब, कीर्ति इकलौती बेटी है हमारी, बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल फूलों की तरह रखा है हमने उसे, जरा सी भी धूप नहीं लगने दी है। अरे भाई साहब, हम बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, हमारा बेटा भी तो इकलौता है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, फिर भी शादी से पहले सारी बातें क्लियर हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ये जो बंगला आप देख रहे हैं ना, इसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन अरे छोड़िए भाई साहब, हम तो बस आपका दिल देखकर यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं, इन बातों से फर्क ही क्या पड़ता है। आप तो ये समझ लो कि आज से आपकी बेटी हमारी और हमारा बेटा आपका। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बेटी नहीं, आपके सुख दुख हमारे और हमारे सुख दुख आपके। अरे भाई साहब, ऐसा समझिए कि आपने अपनी बेटी ही नहीं, अपना सब कुछ हमें दे दिया। जी वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन मेरी बेटी कीर्ति जो है ना, वो बहुत काम। अरे बहन जी, काम की कोई दिक्कत ही नहीं है, हम समझ रहे हैं, आपने अपनी तरफ से सब काम सिखाए होंगे। आप तो बस ऐसा समझिए कि आपकी बेटी ससुराल नहीं, अपने एक घर से दूसरे घर जा रही है। बहुत किस्मत वाली है हमारी बेटी, जो उसे ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले। अरे हम तो बड़े चिंतित थे बहन जी कि हमारी बेटी न जाने कल को कैसे घर में जाएगी, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हमारी सारी चिंता दूर हो गई। जल्दी ही विकी और कीर्ति की शादी हो जाती है और कीर्ति शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद सुबह के 8 बज रहे हैं मम्मी जी, अभी तक मुझे मेरी बेटी क्यों नहीं मिली? अरे बेटा, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ, सुबह के 8 बज गए, अभी तक तू बिस्तर छोड़कर उठी नहीं। उठ जा बेटा, उठकर चाय बना ले, हमें भी तो चाय का ही इंतजार है। क्या मतलब है? चाय मैं बनाऊंगी? अरे मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता, चाय तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा तूने? चाय बनानी नहीं आती? मम्मी जी, शादी से पहले मेरी मम्मी आपको वही तो बता रही थी, मैं एक नंबर की कामचोर हूँ। घर की काम का नाम सुनकर ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये काम वाम करना ना मेरे बस का रोग नहीं है। अरे तो भाई, तुम्हारे घर में चाय नाश्ता खाना कौन बनाता था? मम्मी, मेरी मम्मी बनाती थी, और कौन बनाएगा? आपको पता है मम्मी जी, जब कोई भी लड़का शादी के लिए आता था तो जैसे ही उसे पता चलता कि मैं घर का कोई काम करना नहीं जानती, और जानना तो दूर, मैं तो कोई काम करना ही नहीं चाहती, तो वो बेचारा भाग खड़ा होता था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको स्वीकार हूँ, आपको मेरी किसी भी बात से दिक्कत नहीं, तो बस मेरे मम्मी पापा भी बेफिक्र हो गए। अच्छा मम्मी जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, तब तक आप चाय के साथ ना कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना देना, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे विक्की, तू देख रहा है, अब तेरी बीवी के लिए चाय नाश्ता बनाकर मैं दूंगी क्या? क्या इसी दिन के लिए मैं इस महारानी को बहू बनाकर अपने घर लाई थी? अरे मम्मी, वैसे भी तो आप ही रोज बनाती थी ना चाय नाश्ता, अगर एक आदमी का और बना दोगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो।
बस अपना फोकस बंगले पर रखो। ये सोचो कि वो 3 करोड़ का बंगला आज नहीं तो कल हमारा होने वाला है, और 3 करोड़ के लिए ऐसी छोटी मोटी बातें हमें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। बात तो तेरी सही है बेटा, अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसल का क्या डर। ठीक है, मैं बना देती हूँ। एक तरफ कीर्ति मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी और दूसरी तरफ उसकी सास शैलजा खून के घूंट पीकर घर के सारे काम अकेले ही निपटा रही थी। कीर्ति आराम से बैठी सास शैलजा पर कभी चाय, कभी नाश्ता तो कभी कपड़े आयरन करने के हुक्म चलाती, और 3 करोड़ के लालच में बेचारी शैलजा हंसते हंसते सब सितम सहती जाती। कुछ दिन बाद, मम्मी जी आपको पता है कल मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ उन दोनों के लिए डायमंड की रिंग खरीद लूं। बताइए ना कैसा रहेगा ये गिफ्ट। क्या कहा? डायमंड की रिंग? मम्मी जी अब मेरे अलावा उनका है कौन? मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? हाँ बेटा, बात तो तेरी ठीक है। जा बेटा विकी, दिलवा दे से डायमंड रिंग। अरे मम्मी कोई छोटी मोटी चीज ही दे देते, आपने तो सीधा डायमंड रिंग लाने का फरमान सुना दिया। आप ना मेरा दिवाला निकाल कर ही मानोगी। कीर्ति के यहाँ पहुंचकर, अरे पापा ये क्या हुआ? डॉक्टर अंकल क्यों आए हुए हैं? अब ठीक तो है ना? अरे बेटा पापा का बीपी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि माइनर अटैक आया था इन्हें, जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी करानी होगी, लेकिन तेरे पापा नहीं मान रहे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अरे मैं सब समझ रही हूँ पापा, पैसों की चिंता में ऑपरेशन नहीं करा रहे ना। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसे आपकी बेटी भरेगी। आप भूल गए शादी के समय विकी ने क्या कहा था? आपकी सुख दुख सब आज से उनकी। क्यों विकी? हाँ ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, दामाद जी की यही इच्छा है तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। पापा आज से आप दोनों की सारी जिम्मेदारी मेरी और विकी की है। घर के सामान से लेकर दवाइयाँ तक अब बेझिझक मुझे बताइए, मैं सब ला कर दूंगी। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है बेटा, आज से तुम दामाद नहीं मेरे बेटे हो। तुमने तो हमारे जीवन में जो बेटे की कमी थी ना उसे पूरा कर दिया। घर आकर, मम्मी ये कीर्ति से शादी मुझे कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही है। अरे कब तक और कितने रुपए खर्च करता रहूंगा मैं? बेटा तू ऐसा समझ ले कि जितना खर्च तू कर रहा है उतना ही उस करोड़ों के बंगले के और नजदीक पहुंचता जा रहा है। और बेटा बड़ा फायदा देखने के लिए छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। तू इन खर्चों को उस बंगले की इंस्टॉलमेंट समझ ले। ठीक कहती हो मम्मी, कीर्ति के घर वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अपने मम्मी पापा से मिलने के बहाने कीर्ति हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके पहुंच जाती और जाते समय ढेरों सामान खरीद कर लेकर जाती, जिसका बिल भी विकी को ही भरना पड़ता। कुछ दिन बाद, बेटा विकी जल्दी से कीर्ति को लेकर घर आ जाओ, बंगले के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। माँ लगता है हमारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। पापा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। कह रहे थे बंगले के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाय विकी बेटा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा बंगला इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा। मैं चलता हूँ माँ, बाकी की बातें वहां से आने के बाद करते हैं। विकी मन ही मन खुशी से झूमता अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे आओ आओ बेटा, तुम आ गए तो समझो हमारी हर उलझन सुलझ गई। तुम्हें देखकर हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। क्या बात है पापा जी, खुलकर बताइए ना। बेटा जिस बंगले में हम रह रहे हैं ना, ये बंगला मेरी सबसे बड़ी दीदी का है। वो बरसों पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी। मेरी माँ जी हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जाने से पहले अपना ये बंगला वो रहने के लिए मुझे दे गई थी। मैं भी आराम से पिछले 20 साल से इस बंगले में रह रहा था। अभी पिछले हफ्ते दीदी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके बेटों ने इस बंगले को बेचने का निर्णय ले लिया। हम बड़ी दुविधा में बेटा, अचानक इतने सालों बाद अब जाए तो जाए कहाँ? हम तो बेघर ही हो गए। मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आप बेघर क्यों होंगे? आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी पापा जी को भी आपके हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो तो खुशी होंगे कि आप भी हमारे साथ एक ही घर में रहेंगे। आपको याद है ना पापा, शादी के समय पापा जी ने कहा था खुशी और गम सब आधे आधे बांट कर चलेंगे। हाँ हाँ कीर्ति ठीक कह रही है, आप लोग हमारे घर चलिए, मम्मी पापा को बहुत खुशी होगी।
कीर्ति और विकी के कहने पर कीर्ति के मम्मी पापा अपना सामान पैक करके विकी के घर आ जाते हैं। तो क्या समझे, जिस बंगले के लालच में पड़कर वो कीर्ति जैसी सर चढ़ी लड़की को बहू बनाकर लाए, वो बंगला तो विकी को मिला नहीं, उल्टा अपने घर में से आधा हिस्सा जरूर उसे ससुराल के नाम करना पड़ गया। हाँ, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला। विकास रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था। कई सालों से वो उसे जानता था। विकास की माँ सारिका जी विकास से कई बार कह चुकी थी कि अब उसे रिद्धिमा से शादी कर लेनी चाहिए। विकास बेटा, अब तो बहुत साल हो गए, तुम तो रिद्धिमा को अच्छी तरह जानते हो। देखो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है ना माँ, मैंने अपने कई शादीशुदा दोस्तों की जिंदगी देखी है। ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं और शादी कर लेते हैं, और उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। लेकिन बेटा, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और प्रॉब्लम्स किसकी शादी में नहीं आते? हर मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े, जिंदगी के उतार चढ़ाव, सब कुछ नॉर्मल बातें हैं बेटा। मम्मी, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि लड़की का नेचर कैसा है, वो अच्छी है, बुरी है, किस तरह की है, तो कम से कम मैं सोच समझ कर शादी करूंगा ना। और ये जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। देख बेटा, मेरा मानना तो ये है कि शादी में चाहे कितना भी सोच समझ लो, दिमाग लगा लो, लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है। बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अगले दिन विकास रिद्धिमा से मिलता है। विकास, कितने सालों से हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रिद्धिमा। मैं भी चाहता था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। किसी अनजान लड़की के साथ जिंदगी भर के रिश्ते में बनना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए विकास। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। और तुम भी मेरा नेचर अच्छी तरह जानते हो। सच कहूँ रिद्धिमा, मैं हमेशा से यही चाहता था कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो ना, उसे मैं अच्छी तरह सोच समझकर, अच्छी तरह पहचान लूं और बाद में शादी करूं। और मुझे लगता है तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच बन सकती हो। अगले दिन विकास अपने दोस्त अमर के साथ। और भाई विकास, शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं? तेरी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई क्या, परफेक्ट मैच वाली? अरे बस, बहुत जल्दी तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुनाऊंगा मैं। रिद्धिमा को तो तू जानता है ना, उसी से शादी करूंगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और आई थिंक बेस्ट लाइफ पार्टनर बनेगी वो। यार, अब ये तो किसे पता कि आगे चलकर तुम दोनों का रिश्ता कैसा होगा। क्यों भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? और तूने भी तो अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त के साथ शादी की है ना। तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? वही तो तुझे समझाना चाह रहा हूँ, शादी बहुत बड़ा रिस्क है मेरे दोस्त। तू मेरी वाइफ रुचि को जानता है ना, 4 साल से डेट कर रहा था मैं, लेकिन बीवी बनने के बाद वो ऐसे बदल गई जैसे मैं उसे कभी जानता ही नहीं था। हो सकता है यार, लेकिन रिद्धिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी नहीं बदलेगी। बहुत प्यारी है, और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी पूरी फैमिली और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे नहीं लगता शादी के बाद कुछ भी बदलने वाला है। तेरे सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है दोस्त। शादी के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, सब भगवान के हाथ में छोड़ दे। कुछ दिनों के बाद विकास और रिद्धिमा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है। रिद्धिमा विकास और अपनी सास सारिका का खूब ख्याल रखती, लेकिन कुछ महीनों के बाद विकास, आई थिंक अब हमें एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए। मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा? मैंने शादी से पहले तुमसे कहा था ना कि हम माँ के साथ इसी घर में रहेंगे, और तुमने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। अरे ये भी कोई बात हुई? अब शादी से पहले मैंने कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी तुम उसे पकड़ कर रखोगी। सिचुएशन के साथ चीज़ें बदल जाती है विकास,
और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें फ्लैट की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती यार। ये मेरी प्राइवेसी का मैटर है, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस घर को देखो कितना पुराने जमाने का है। अरे लेकिन रिद्धिमा, शादी से पहले भी तो मैंने तुम्हें अपना घर दिखाया था ना, और याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? तुम्हें ये घर बहुत पसंद है। अब क्या हो गया? मैंने कहा ना विकास, हमेशा सब चीजें एक जैसी नहीं रहती, और अब मुझे इस घर में नहीं रहना तो नहीं रहना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ दिनों बाद। रिद्धिमा बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। इसी बहाने तुम्हें अकेले रहने का मौका भी मिल जाएगा, और मैं भी अपनी बहन से मिलकर आ जाऊंगी। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं ना मुझे रोज ऑफिस जाना होता है। अब अगर ऐसे में आप अपनी बहन के घर चली जाएंगी तो घर के सारे काम कैसे हैंडल होंगे? तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरा अपनी बहन के घर जाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी जी, आपका जब मन होता है आप घूमने फिरने अपने रिश्तेदारों के घर निकल पड़ती हैं। मेरी जिंदगी तो आपने जेल बनाकर रखी है। रिद्धिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें मम्मी ने कहीं जाने से कब मना किया? विकास, तुम इतने भी भोले मत बनो। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार जब मुझे अपने मायके जाना था और तुम्हारी मम्मी को बुखार आ गया था, तुमने मुझे जाने नहीं दिया था। लेकिन रिद्धिमा, मम्मी की तबीयत खराब थी, और तुम तो हमेशा कहा करती थी ना कि तुम मम्मी का ख्याल एक बेटी की तरह रखोगी। तो क्या ऐसी हालत में तुम मम्मी को अकेला छोड़कर चली जाती? देखो विकास, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मम्मी की नर्स और घर की नौकरानी नहीं, जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करती रहूं। ये तुम्हें क्या हो गया है रिद्धिमा? तुम कैसी बातें करने लगी हो? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। कुछ दिनों के बाद। रिद्धिमा बेटा, विकास का बर्थडे आ रहा है। तुम दोनों की शादी के बाद उसका पहला बर्थडे है। देखो, अगर तुम पार्टी करना चाहती हो या कुछ भी प्लान करना चाहती हो तो आराम से करना। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ये दिन खूब एंजॉय करो। मम्मी जी, विकास का बर्थडे बुधवार को है और उस दिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं विकास के लिए पार्टीज प्लान करूं। आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो कर लीजिए। वैसे भी मुझे उस दिन ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। बेटा, अगर मुमकिन हो तो उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। मम्मी जी, अब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए छुट्टी लेती रहूंगी तो काम कैसे चलेगा? बेटा, मैं तो तुम दोनों के लिए ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम घर में बर्थडे नहीं मनाना चाहती तो तुम और विकास कहीं बाहर डिनर पर चले जाना। वैसे ये आइडिया ठीक रहेगा। मेरा मन भी विकास के साथ अकेले में पार्टी करने का था। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बर्थडे वाले दिन सारिका विकास को ऑफिस से जल्दी घर बुला लेती हैं। अच्छा विकास, तुम जल्दी आ गए। देखो, रिद्धिमा ने तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया है, वो भी बस आती ही होगी। जानती हो मम्मी, शादी से पहले रिद्धिमा हमेशा मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरी तैयारियां करने में लग जाती थी। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। लेकिन देखो ना मम्मी, शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। रात के 8 बजने वाले हैं और रिद्धिमा अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अरे बेटा, आज उसकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, हो सकता है इसी वजह से देर हो गई होगी। लेकिन मम्मी, एक दिन तो छुट्टी ले सकती थी ना। शादी के बाद कितनी बदल गई है। उसका नेचर भी पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लगता ही नहीं कि वो पहले वाली रिद्धिमा है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है बेटा। रिद्धिमा का बिहेवियर मेरे लिए भी बहुत बदल गया है। पहले जब भी घर आती थी बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन बहू बनने के बाद तो लगता है जैसे सब कुछ अलग सा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन रिद्धिमा ऑफिस से घर नहीं आती और फिर अचानक से डोरबेल बजती है। लगता है बहू आ गई। मैं खोलती हूँ दरवाजा। रिद्धिमा, रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें ऑफिस से आने में इतनी देर हो गई? विकास, मैंने मम्मी को बताया था कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी नहीं आ सकती थी। लेकिन आज मेरा बर्थडे था तो मुझे लगा शायद आज तुम छुट्टी ले लोगी और हम कहीं साथ में घूमने चलेंगे। विकास, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो
जो तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए मैं छुट्टी लेकर बैठ जाऊं। यार हो गया ना शादी से पहले, कितनी बार तो तुम्हारा बर्थडे मना चुके हैं हम। कितनी बदल गई हो रिद्धि माँ। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वो रिद्धि माँ हो जिसे मैं शादी से पहले जानता था। ठीक है विकास, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और देखो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अंदर जा रही हूँ सोने। उसके जाने के बाद मम्मी, आप और मेरे दोस्त ठीक कहते थे, शादी एक जुआ है, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत रिस्की भी। अब देखो, तुमने कितना सोच समझकर कितनी लंबी रिलेशनशिप के बाद रिद्धिमा से शादी की, लेकिन हुआ तो वही ना जो होना था। इसीलिए तो कहते हैं शादी जुआ है। मोनिका के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। मोनिका ने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं है। उसकी माँ ही उसे और मयंक को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करती है। मोनिका जैसे ही कॉलेज में जाती है, उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मोनिका की जिम्मेदारी मरते वक्त उसके भाई मयंक पर छोड़ जाती है। एक रोज मोनिका अंधेरे में बैठी इसी दिन को याद कर रही थी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। नहीं बेटी, अब मेरा वक्त हो गया है, तू अपने भाई को बुला दे। मोनिका अपने भाई को फोन करके तुरंत बुलाती है। मोनिका का हाथ मयंक के हाथों में देते हुए मोनिका की माँ कहती है, आज से मोनिका तेरी जिम्मेदारी है, मेरी तरह ही तो उसका ख्याल रखना। इतना कहकर मोनिका की माँ ये दुनिया छोड़ देती है। मोनिका की आंखें भर आती है। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? मोनिका अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है, माँ को गए 5 साल हो गए। मुझे माँ का सपना पूरा करना है, मुझे वकील बनकर दिखाना है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और मोनिका दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मयंक किसी लड़की के साथ गले में वरमाला डाले खड़ा है। आंखों में कई सवाल लिए मोनिका मयंक से कहती है, भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तुम्हारी भाभी है, आज से बबीता हमारे साथ ही रहेगी। तुम स्वागत नहीं करोगी अपनी भाभी का? माँ होती तो इस अवसर पर झूम उठती और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारा गृह प्रवेश करवा दी बबीता। मोनिका अपनी समझ से एक आरती का थाल और एक थाल में कुमकुम भरकर लेकर आती है। मोनिका बबीता और मयंक की आरती करती है और एक चावल से भरा कलश जमीन पर रखकर बबीता से कहती है, भाभी, आप ये कलश अपने पैरों से मारकर कुमकुम से भरे पैर लेकर अंदर आ जाओ। बबीता उसी तरह घर में अंदर आती है जैसा मोनिका कहती है। आने के साथ ही बबीता मोनिका के कमरे की ओर देखकर कहती है, हम इसी कमरे में रहेंगे मयंक। ये कमरा कितना अच्छा है, इसकी खिड़कियाँ कितनी बड़ी है और खिड़कियों से बाहर का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। पूरा बाजार तो घर बैठे ही दिख जाएगा। अरे यार, ये कमरा तो मोनिका का है, हमारा कमरा तो इससे भी अच्छा है, तुम एक बार देखो तो जरा। मयंक बबीता को कमरे में ले जाता है जो कि पूरा सजा होता है। कमरा देखकर बबीता कहती है, ये तो बहुत सुंदर सजा हुआ है, थैंक यू सोना। मोनिका का कमरा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पर बबीता के मन में तो मोनिका का कमरा घर कर जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ननद जी, ये कमरा तो मैं अपना बना कर रहूंगी। बस कुछ दिन और ये मेरा होगा। मयंक और बबीता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इधर मोनिका सोचती है, अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, भाभी सब कुछ संभाल लेंगी और अब मैं आराम से पूरे मन से पढ़ पाऊंगी। अगले दिन बबीता एक अच्छी बहू की तरह उठकर नाश्ता बनाती है और मोनिका से कहती है, ननद जी, जरा खाकर बताना खाना कैसा बना है। मोनिका खाना खाती है और अपनी उंगलियां चाटते हुए कहती है, बहुत टेस्टी बना है भाभी। आज पहली बार माँ के जाने के बाद मैं किसी के हाथ का खाना खा रही हूँ। शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं डिनर पर, तो ननद जी, क्या मैं आपके कमरे में उन्हें बिठा सकती हूँ प्लीज़? मोनिका हिचकिचाते हुए कहती है, वो भाभी, मुझे ना पढ़ना होता है, वैसे भी मेरा कमरा छोटा है और मेरी किताबें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। नाना जी, कौन सा मुझे 8-10 घंटों के लिए चाहिए, मुझे तो बस 2 घंटे का काम है। कौन सा हम बच्चे हैं जो आपकी किताबें फाड़ देंगे हैं?
कुछ देर पढ़ाई नहीं करोगी तो आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना। मोनिका कुछ कहती है उससे पहले ही मयंक कहता है, हाँ हाँ इस्तेमाल कर लो, मोनिका इसमें क्या मना करेगी। ठीक है फिर, मुझे ना ये खिड़कियां सच में बहुत पसंद है। मोनिका का मुंह छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। मेरे कमरे में भी कब्जा जमाना चाहते हैं ये दोनों, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। मोनिका की आंखें नम हो जाती है और वो पढ़ाई करने लगती है। इधर बबीता अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने लगती है और शाम होते ही तैयार हो जाती है और मोनिका के कमरे में जाकर बैठ जाती है। वाह, मज़ा अलग ही आएगा इस कमरे में पार्टी करने का। थोड़ी ही देर में बबीता की सारी सहेलियां आ जाती हैं और मोनिका के कमरे में बैठ जाती है। बबीता, तेरा कमरा तो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा है। हमें तो पार्टी करने की एक जगह मिल गई। दोस्तों, अब रोज यही होगी पार्टियाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। मेरी शादी का ट्रीट कैसा लगा दोस्तों? लाजवाब। लगता है जीजू पूरे लट्टू है तुम पर। जोरू का गुलाम बन गया है वो तो, तभी ना शादी के पहले ही दिन इतनी अच्छी पार्टी मिल रही है। बबीता और उसकी दोस्त मोनिका के पूरे कमरे को गंदा कर देते हैं। ये सब देखकर मोनिका का कलेजा जलने लगता है। बबीता की सहेलियां इतना आवाज़ करने लगती है कि हॉल में बैठी मोनिका को पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगता है। वो मयंक से जाकर कहती है, भैया इतने शोरगुल में मैं कैसे पढ़ूं? ऐसा कौन ही हल्ला करता है? तू भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना कोई तुझसे सीखे। थोड़ी देर की तो बात है, 2 घंटे में तो कोई बैरिस्टर नहीं बन जाएगी। मोनिका घूंट पीकर चली जाती है और खुद से कहती है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले मोनिका। कौन सा रोज रोज भाभी पार्टी करेंगी? नई नई शादी हुई है तो थोड़ा बहुत तो होता है ना। बबीता के दोस्त खा पी कर मजे करके चले जाते हैं। बबीता मोनिका का कमरा खराब ही छोड़ देती है और मोनिका से कहती है, झूठ मूठ का इतना ड्रामा कर रही थी, हो गया ना तुम्हारा कमरा खाली। मोनिका कमरा साफ करने लगती है। इतने में उसे 12 बज जाते हैं और वो बिना पढ़ाई किए ही सो जाती है। अगले दिन मोनिका नाश्ता करके अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाती है। बबीता हर थोड़ी थोड़ी देर में मोनिका के कमरे में जाकर बैठ जाती और उसे पढ़ने में डिस्टर्ब करने लगती। मोनिका को गुस्सा आ जाता है, भाभी मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे पढ़ना है, कल भी नहीं पढ़ पाई थी मैं। मेरे बैठने से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये कौन सी बात हुई? हाँ, देखती हूँ कौन सा कुछ बन जाओगी। बबीता मोनिका के कमरे से जैसे ही उठकर जाती है, मोनिका अपना कमरा बंद कर लेती है। बाहर खड़ी बबीता कहती है, नाना जी कब तक बंद रख पाओगी ये कमरा? इससे तो मैं छीन के रहूंगी। शाम होते ही बबीता अपनी सहेलियों को अपने घर में बुला लेती है और मोनिका के कमरे में अड्डा जमा कर बैठ जाती हैं। मोनिका की सहेलियां खा पीकर वापस में मोनिका का कमरा गंदा कर देती हैं। एक काम करना, कोई मस्त सा गाना बजा दे, हम नाचते हैं। बिना नाच गाने के ना पार्टी अधूरी लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगाती हूँ ना गाना। बबीता की सहेलियां गाना लगाकर नाचने लगती है। इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं और तब जाकर बबीता की सहेलियां अपने अपने घर जाती है। आए दिन ये रोज का ड्रामा हो जाता है। बबीता अपनी सहेलियों को बुलाकर बिठा लेती। एक दिन मोनिका का पारा चढ़ जाता है और वो बबीता की सहेलियों के सामने ही तमाशा कर देती है। मोनिका अपने कमरे में जाकर पानी की बोतल फेंकते हुए कहती है, भाभी ये कमरा मेरा है, आप अपनी अड्डाबाजी अपने कमरे में जाकर करो या कहीं और, लेकिन अब आपकी ये सहेलियां मुझे मेरे कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। निकल जाओ मेरे कमरे से। एक बच्चा भी इस तरह कमरे को गंदा नहीं करता जितना कि आपकी ये सहेलियां, जो कि खुद को बड़े घरों की बताती हैं, कर देती हैं। बबीता, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए, हम लोग जा रहे हैं, हमें किसी की सुनने की आदत नहीं है। बबीता की सहेलियां उठकर वहां से चली जाती हैं। बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और दोनों ननद भाभी में बहुत लड़ाई होती है। बबीता मयंक से कहती है, तुम्हारी इस लाडली बहन को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। बड़ा ताव है ना इसे, इसकी गर्मी ना निकलवाई मैंने तो देखना। अरे गुस्सा मत हो डार्लिंग, मैं जाकर मोनिका से बात करता हूँ। तुम ना अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, रहने दो। बबीता अगले दिन ही पूरे घर में रंग करवाती है और रंग वाले से कहती है, पूरे घर में रंग अच्छे से एक बराबर करना, बस उस कोने वाले कमरे को छोड़कर। क्यों, उस कमरे को क्यों नहीं करवा रहे? अरे करवा लीजिए, एक बार में सब हो जाएगा। वो स्टोर रूम है, उसे कौन रंग मरवाएगा? रंग वाला रंग करके चला जाता है। जितनी देर तक रंग होते रहता है
उतनी देर तक मोनिका अपने कमरे में इस उम्मीद में बैठी रहती है कि शायद उसकी भाभी उसके कमरे में भी रंग करवा दे। लेकिन जब शाम को रंग वाले जाने लगते हैं तब मोनिका की उम्मीद टूट जाती है। वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद लेबर आकर घर का कबाड़ा मोनिका के कमरे में रख देते हैं। मोनिका उन लोगों को रोकती है, लेकिन बबीता बीच में आ जाती है और दोनों ननद भाभी में जोरदार लड़ाई हो जाती है। आप मुझसे मेरा कमरा नहीं छीन पाएगी भाभी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तुम मुझसे माफी मांग लोगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना ये घर तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कभी आपसे माफी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। बबीता मयंक को सब कुछ बताती है और मयंक मोनिका से कहता है, मोनिका, अपनी भाभी से माफी मांगो। जब देखो बबीता से लड़ती रहती हो और उसका बड़ापन देखो, वो फिर भी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तुम इतना बदल जाओगे भैया माँ के जाने के बाद कि तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ तक नजर नहीं आ रही। ये सब लेक्चर मुझे मत दो। बबीता मयंक को लेकर वहां से चली जाती है। तुम छोड़ दो ना, ये ऐसे घर से नहीं जाएगी। कल ही मैं अपने भाई को बुलवाती हूँ, वही अब इसे घर से जाने के लिए मजबूर कर देगा। अगले दिन सुबह पहले ही बबीता का भाई अमित उसके घर आता है और बबीता उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं इस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं अभी से ही अपने मिशन पर लग जाता हूँ। अमित मोनिका के कमरे में कचरा फेंक देता है और उसके कमरे के बाहर माइक लगाकर गाना गाने लगता है। माइक की आवाज से मोनिका निकलकर बाहर आती है और गुस्से में अमित से कहती है, पूरे घर में तुम्हें मेरा ही कमरा मिला है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरी रानी, ऐसे कैसे चले जाऊं? अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मेरी गुलाबो, मेरी गुलाब जामुन। अमित मोनिका को छेड़ने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। मोनिका फिर भी टस से मस नहीं होती और अपना काम करती रहती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अमित को मोनिका से प्यार हो जाता है। वो मोनिका से कहता है, मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। इतने दिनों में मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मेरी दीदी ऐसी है, मुझे पता ही नहीं था। इन दोनों को तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। थैंक यू अमित, माँ के जाने के बाद एक तुम हो जो मुझे समझ रहे हो। मोनिका अमित के गले लगकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अमित अपनी बहन के कमरे में कचरा फेंक देता है। कचरा देखकर मयंक और बबीता चिल्लाने लगते हैं, किसकी इतनी हिम्मत? शर्म नहीं आती? अपने भाई के कमरे में कचरा फेंकती हो? अमित बबीता से कहता है, दीदी, ये मोनिका ने नहीं, मैंने फेंका है। तुमने अपनी बहन और जीजा पर कचरा फेंका? यही चीज तो कभी आप मोनिका के लिए भी सोच रही थी ना। उसे कैसा लगता होगा जब उसका भाई और भाभी उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैंने तो एक दिन किया और आप लोग तो हमेशा ऐसा करते हैं। और पता नहीं किस हद तक नीचे गिर गए अपनी ही बहन को घर से बाहर निकालने के लिए, और वो भी एक कमरे के लिए। मयंक की आंखें भर आती है। वो रोने लगता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने बहुत गलत किया। मुझे भी माफ कर दो नाना जी। दीदी, ये कमरा अब तुम्हें ही मुबारक हो। मैं मोनिका को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अमित मोनिका से शादी कर उसे अपने साथ ले जाता है और मयंक के दिल पर एक बोझ रह जाता है कि उसने मोनिका के साथ बहुत गलत किया। वैसे तो दिल्ली में रहने वालों से अगर पूछो तो वो दिल्ली के बारे में 10 खराब बातें तो सुना ही देते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली का बिल माफ किया था तब से तो हर घर में जैसे जश्न का माहौल ही बना हुआ था। अरे नहीं, हमें कहाँ गर्मियों की चिंता है। घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है। अरे बिल की चिंता नहीं है हमें। अभी दिल्ली में रहते हैं भाई, केजरीवाल जी ने बिजली का बिल जो माफ कर दिया है, अब तो कोई चिंता ना है। हाँ, अब आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हर किसी की अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। अब चलो, अब रखते हैं फोन, थोड़ी देर में एसी में कमर सीधी कर ले। वाह माँ, आज तो मौसी जी ने आपको ताने नहीं मारे, आपने ही उन्हें सुना दिया। अरे जब देखो हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, करती रहती है। हमने भी कह दिया, हमें तो बिजली के बिल की कोई टेंशन ही नहीं है। उनका तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, जब देखो गांव में ये है, ताजी हवा है, फल है, वो है, ये है, करती रहती है। आज माँ जी ने अच्छा मुंह बंद कर दिया उनका। बहुत अच्छा किया माँ जी। अरे जब हम दिल्ली में आए थे तब हमें और विहान को दिल्ली इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा दुकान भी दौड़ने लगा और तो और बिजली के बिल से भी छुटकारा मिल गया।
हाँ, सच कहूं तो आज भी हमें गांव की याद तो आती है, लेकिन शहर में सुख भी तो है, वो सोचकर हमें खुशी भी होती है। हाँ, अब तो हम दूसरी दुकान भी डालने की सोच रहे हैं माँ। अच्छी बात है, और बढ़ो और तरक्की करो। तो देखा, दिल्ली में रहने के फायदे भी है ना। गोस्वामी परिवार बड़े ही आराम से गर्मियों की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों से उन्हें बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भैया, भाभी, माँ, सब लोग कहाँ हो? अरे क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आप लोग सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। अरे क्या हुआ, बता तो सही, ऐसे सस्पेंस क्यों बना रहा है? मैं तो कहता हूँ आप लोग सब लोग पहले बैठ जाओ, कहीं बेहोश ना हो जाओ। अरे देवर जी, अब तो आप हमें डरा रहे हैं, जल्दी से बताइए ना आखिर बात क्या है। आप जल्दी से पहले टीवी चालू करो। अरे तू मैच बाद में देख लेना, पहले बात बता। मुझे कोई मैच नहीं देखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको टीवी से ही पता चल जाएगा। अच्छा, लगता है कोई नई मूवी आई है, मैं अभी टीवी चलाती हूँ। लीना जैसे ही टीवी चालू करती है, वैसे ही न्यूज चैनल पर हर जगह पर ये न्यूज फैली हुई थी कि केजरीवाल की सरकार बदल चुकी है और नई सरकार ने बिजली के बिल पर जो छूट दी हुई थी वो हटा दी है। अब से सबको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। क्या, ये क्या अनर्थ हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम कोई सपना देख रहे हैं। लीना, मुझे चूंटी काटना जरा। मुझे भी पहले यही लगा था माँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं है, यही सच है। अब सबको बिजली का बिल भरना ही होगा। अरे ये सब गर्मियों में ही होना था। गर्मियों में फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ चलाना पड़ेगा, और उसका बिल इतना आएगा कि उसमें हम एक सोने की अंगूठी ले सकते हैं। हाय, कौन सा मनहूस दिन है ये, क्या सुनने को मिल गया है आज से हमें ध्यान से सब कुछ इस्तेमाल करना होगा। हाँ, विहान सही कह रहा है। अभी तक तो हम सब कुछ आराम से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज के बाद सब कुछ ध्यान से और कटौती से इस्तेमाल करना है हमें। सब लोग ध्यान रखना कि ज्यादा पंखे, ज्यादा लाइट्स, ज्यादा एसी, फ्रिज का इस्तेमाल ना करें हम। लेकिन माँ जी, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, और आपको तो पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है। हम कितना भी चाहे, लेकिन हम बिजली का इस्तेमाल कम तो नहीं कर सकते ना। बात तो लीना की भी सही है। हाँ, वो तो है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम बिजली का बिल कम कर सके। अब बिजली के बिल की बात सुनते ही देवकी के परिवार की तो रातों की नींद उड़ गई थी। वो लोग सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे वो बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरे बहू, एक कप चाय तो दे दे, सर फटा जा रहा है बड़ा। लीना, ए लीना। हाँ माँ जी, सॉरी, क्या कह रही हैं आप? ले, अब तुझे कब से इस भूत ने पकड़ लिया? भूत ने? किस भूत ने माँ जी? अरे यही फोन के भूत ने। ये भूत और आत्मा से भी बड़ा भूत है, जिसके सर में चढ़ जाता है उसके सर से उतरता नहीं है। बस इसी में घुसे रहो, फिर ना कोई काम याद आता है ना कोई इंसान। तुझे कब से इस भूत ने जकड़ लिया? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस कुछ ढूंढ रही थी फोन में। अरे मुझे बता, मैं ढूंढ कर देती हूँ। क्या गुम कर दिया है तूने? माँ जी, कुछ गुम नहीं किया है मैंने। मैं फोन में घर में बिजली कैसे बचाए वो देख रही थी। अच्छा, क्या मिला तुझे? माँ जी, मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ दिल्ली में कर भी पाएंगे कि नहीं। अरे ऐसा क्या है जो हम यहाँ नहीं कर सकते? माँ जी, बिना बिजली की कैसे रहा जाता है? वो सब तो गांव के नुस्खे बता रहे हैं इसमें। अरे अगर बिजली का बिल बचाना है तो कुछ तो करना ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि फ्रिज के बिना अगर पानी को ठंडा रखना हो तो मटके को गीली मिट्टी के ऊपर रखकर उसको नमक से साफ करना होता है, और रोज गीली मिट्टी पर ही उसे रखना होता है, और उस पर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं और अगर ज्यादा ठंडा पानी चाहिए तो। अरे हाँ हाँ, हम अगर फ्रिज का बिल बचाना चाहते हैं तो मिट्टी पर ही मटके को रखेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब्जियों को भी ना इसी तरह संभाल कर रखेंगे। ठीक है माँ जी, तो मैं आज ही इनसे कह देती हूँ कि 2-4 मिट्टी के मटके लेकर आए और ढेर सारी मिट्टी भी लेकर आए। हम आज ही फ्रिज बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही नुस्खे ढूंढती रह बहू, फिर देखना कि बिजली का बिल हम कैसे कम कर देते हैं। पानी के मटके और मिट्टी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब देवकी का परिवार इतनी कटौती करने लगा था कि उन पर बिजली का बिल कम करने का जैसे भूत सा ही सवार हो गया था। अरे भाभी, ये लीजिए, जल्दी लीजिए। अरे ये क्या है? ये बर्फ है। हम इसे छोटी सी पेटी आती है ना, उसमें भरकर रख देते हैं, और उसी में ही दूध और सब्जियां भी रख दिया करेंगे। अरे ये बर्फ तुझे कहाँ से मिली? अरे हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे भैया, हमने तो अपनी फ्रिज बंद कर दी है, लेकिन उनकी तो चालू है ना। ये तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। कल तू एक काम करना, वो गुप्तायन के घर चले जाना, वो ज्यादा बर्फ जमाती है, हमारा कल का काम भी हो जाएगा। वाह,
इसी तरह बस ध्यान रखना है कि हमें बिजली का बिल कम लाना है। डटे रहो सब लोग। घर में मिट्टी आ गई थी, अब पानी का मटका भी। अब तो पड़ोसियों से बर्फ लेकर उसी से पूरा दिन निकाला करते थे ये लोग। लेकिन घर में रहते हुए गर्मी का एहसास तो होना ही था, उससे बचना तो नामुमकिन सा हो रहा था। अरे ये पंखा तो चला दे, कहर जैसे गर्मी बरस रही है। दिल्ली की तो गर्मी भी खराब होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, देखो मैं अपनी झोपड़ी में बैठी हूँ दादी, और मैंने यहाँ गीला कपड़ा रख दिया है, ऊपर से ये ठंडी हवा भी दे रहा है। हाँ बेटा, तेरा तो ये गुड्डे गुड्डियों वाला छोटा सा घर है, इससे तो गर्मी से बच गई। पर हम क्या करें, हम घर में झोपड़ी बांध ले क्या? वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। हम भी तो यहाँ झोपड़ी बांध सकते ना, उसके ऊपर गीला कपड़ा बिछा देंगे, उससे एक ही पंखे की हवा से पूरे घर में ठंडक रह सकती है। घर में झोपड़ी? इसका मतलब है कि आधा घर आधी झोपड़ी। हाँ, ये कर सकते हैं। नहीं तो गर्मी में अगर हम यूं ही पंखा और एसी चलाते रहे तो बिजली का बिल तो ज्यादा ही आना है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, झोपड़ी बांध देते हो, ठंडक भी बनी रहेगी और बिल भी बच जाएगा। बिजली के बिल को बचाने के लिए गोस्वामी परिवार ने घर में ही झोपड़ी बांध ली थी। कहीं घर में हरी घास रखी थी, तो कहीं मिट्टी के ऊपर ठंडे पानी के मटके, कहीं बर्फ की थैलियां पड़ी थी, तो कहीं सब्जियों को ऊपर गीले कपड़े रखे हुए थे। लेकिन इन सब से अब घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए देवकी ने सोचा क्यों ना वो एक काम वाली को ही रख ले जो घर की साफ सफाई भी कर दे। हाँ हाँ माँ जी, वो बस आती ही होगी। मैंने उसे कहा था कि सुबह 11 बजे हमारे घर पहुंच जाना। हाँ, घर तो देखो कैसा हो गया है, अगर काम वाली आएगी तो घर तो थोड़ा साफ रखेगी। देवकी के घर जिस काम वाली को आने के लिए कहा था वो गेट पर पहुंच चुकी थी और घर को देखकर खुद से ही बातें करने लगी थी। घर तो काफी अच्छा है, मैं तो काफी अच्छे पैसे लेगी इनसे काम करने की। इतना बड़ा घर दिल्ली में तो अच्छे खासे पैसे वाले होंगी। अरे पूनम, तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ। आती है। पूनम जैसे ही अंदर आती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर झोपड़ी लगी हुई थी, घास पड़ी हुई थी और मिट्टी के ऊपर मटके रखे हुए थे। इनकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा खराब लग रही है। अरे क्या हुआ, ये बता कितना लेगी इस घर को साफ करने का? वैसे तो मैं इतने बड़े घर का 5,000 लेती है, लेकिन आप लोग ना मेरे को 2,000 ही दे देना, कोई बात नहीं। सच? तू 2,000 में काम कर देगी हमारा? हाँ, अब आपकी घर की हालत भी है। मेरा मतलब है आप मेरे को अपना ही समझो, कोई बात नहीं। मैं 1 तारीख से आ जाएगी काम पर। हाँ हाँ, आ जाना। हाँ, 1 तारीख से। अच्छा, चलती है फिर, अगर कुछ चाहिए तो बताना। चलती है। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, खुद ही हमारे लिए पैसे कम करती है। चलो अच्छा है, इसके भी पैसे बच गए। अब बस एक ही इच्छा है, यही ना माँ जी, कि अब हमारी एक देवरानी भी आ जाए। बस विहान के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लिए बस। अरे उसकी भी चिंता मत कीजिए माँ, मैंने कल यहाँ के फेमस नीमो आंटी को विहान के रिश्ते के लिए घर पे बुला लिया है। वो कल हमारा घर, परिवार और विहान को देख लेंगी तो उसी हिसाब से रिश्ते भी भेज देंगी। चलो अच्छा है, विहान की शादी हो जाए तो हमारी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी। विहान के रिश्ते के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी रिश्ते कराने वाली निम्मो आंटी को गोस्वामी परिवार ने विहान के लिए लड़की ढूंढने घर बुलाया था। लेकिन जब निम्मो आंटी घर पर आती है तो घर के अंदर झोपड़ी को देखकर वो भी दंग रह जाती है। जी सत श्री अकाल। प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे घर में। ए लीना, जरा पानी तो ले आना, हमारे मटके का पानी ना बड़ा ही ठंडा है। जी मैं पी लूंगी जी मटके का पानी, कोई बात नहीं जी। हम ये कह रहे थे कि हमें हमारे विहान के लिए बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की चाहिए बस। निम्मो जी, आप फीस की चिंता मत कीजिए, हम दे देंगे आपको। लगता है बड़ी ही खराब हालत है इनके घर की, गांव जैसे रह रहे हैं बेचारे। लेकिन बेटे की शादी के लिए फीस जमा कर लिए, चलो कोई ना, मेरा तो काम ही है सबका भला करना। लड़की में ना सब गुण होने चाहिए। अरे जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए जी, मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगी जी, आपको आपकी पसंद की कुड़ी मिल जाएगी जल्दी ही। निम्मो को इनके घर की हालत देखकर लगा था कि इन्हें कोई गांव की लड़की चाहिए होगी जो झोपड़ी वाले ससुराल में फिट हो सके, इसलिए उसने अगले दिन से ही गांव की गोरी को विहान के घर भेजना शुरू कर दिया। अरे तुम कौन हो?
हमारा नाम है इमली माँ जी, हमें निम्मो जी ने भेजा वो विहान जी के लिए। निम्मो जी ने इसे भेजा है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन क्यों? अरे माँ जी आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, हमको सब आता है। गोबर लगाना, घास को गीला करना, मिट्टी पर रसोई करना। आपको ना हमरे से कोई भी शिकायत ना होगी। हाँ, ऐसा कोई मौका ही ना देंगे, हम सच कह रहे हैं। हमरे स्वामी को हम हमेशा ही खुश रखेंगे। हाँ माँ, ये स्वामी कौन है? आप देवर जी। माँ, निम्मो जी से कह दो इमली बहुत ही जोर की खट्टी लगी है हमें। देवकी ने निम्मो से कह दिया कि उन्हें इमली पसंद नहीं आई, लेकिन निम्मो ने एक और नमूना, मेरा मतलब एक और लड़की को विहान के लिए तैयार रखा था। ए हेलो! माँ, ये रुकती भी है कि नहीं? अरे इसे देखकर तो हमें ही चक्कर आ रहा है। ये गांव से यहाँ तक ऐसी आई है क्या? अरे कोई निम्मो जी को फोन करो, इसे ले जाओ। विहान के घर वाले देसी लड़कियों से काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए आज निम्मो को फोन करके बात करने बुला लिया। अरे हमारे बेटे में क्या कमी है निम्मो जी? अरे क्या हुआ जी, आपको लड़की ज्यादा मॉडर्न लगी क्या जी? मॉडर्न? अरे आपने लड़की इतनी देसी क्यों भेजी थी? आपको क्या लगता है हम ऐसी लड़कियों को हमारे घर की बहू बनाएंगे? अरे तो घर में झोपड़ी बांध रखी है आपने, मिट्टी के ऊपर मटके पड़े हैं, गीले कपड़े के ऊपर सब्जियां रखी है आपने, फ्रिज का कोई अता पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की मॉडर्न लड़कियां ये आपकी आधे झोपड़ी वाले ससुराल में ब्याह करेंगी क्या? अरे ये तो हमने बस बिजली का बिल बचाने के लिए सब किया है। आप क्या समझती हैं हमारे पास सब कुछ है? क्यों माँ जी, बताइए नहीं ना। इतनी बड़ी फ्रिज है, 2 एसी है, पानी का ठंडा कूलर है, क्या नहीं है हमारे पास? क्या इतना सब है तो फिर ये आधी झोपड़ी का ससुराल क्यों बना रखा है तुमने? इतना अच्छा घर है, दोनों भाई अच्छा कमाते हैं, तो घर को घर की तरह रखो ना, झोपड़ी क्यों बना कर रखा है जी? अच्छा, वो मैं टाइम पे आ गई। मेरे को लगा था इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अब तो मैं डबल पैसा लेगी। माँ, मेरी शादी। अरे चुप कर तू, और हटाओ ये झोपड़ी। और तू लीना, और भी बता दे सबको कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने गहने हैं और गांव में क्या क्या है। सॉरी माँ जी, ये सब मुझे याद ही नहीं आया। आप कहें तो मैं अभी बता देती हूँ। हे भगवान, हमें ही मिलनी थी ये बहू। देखिए निम्मो जी, अब कोई ऐसी ही नमूनी बहू ढूंढ लाइए हमारे विहान के लिए भी। और रही बात इस आधे झोपड़े ससुराल की, तो हम इसे आज ही हटवा देते हैं। अरे देख क्या रहे हो, चलो हटाओ ये झोपड़ी। गोस्वामी परिवार को तो समझ में आ गया कि कभी कभी ज्यादा कंजूसी आपके लिए हानिकारक हो जाती है। कटौती करना अच्छी बात है, लेकिन घर को झोपड़ी बना देना आपके लिए ही नुकसानकारक है। देवकी के परिवार ने झोपड़ी तो हटा दी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें इन सबसे अच्छी मिल गई थी। गीली मिट्टी के ऊपर मटका पानी को सच में ठंडा कर देता है, इसे रहने तो। हाँ, ये बात तो सही है। अब घर झोपड़ी नहीं लग रहा, लेकिन पानी तो मटके का ही पिएंगे।